हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंघई आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने 2022-23 सेशन में सोशल साइंस में क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं पहले कि हर एक सब्जेक्ट को कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यहां हमें दिख रहा है क्लियरली कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल है, चारों सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, है ना। अब यहां पर कई बार हम ये गलती करते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस ज़्यादा है और ये इंटरेस्टिंग भी लगती है कई बार, तो हमारा पूरा ध्यान हिस्ट्री की तरफ चला जाता है और बाकी के 3 सब्जेक्ट पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वल पढ़ना है, तभी हम फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से कि हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं और क्या इनमें कोई चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हमें कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है, इसके सारे सब टॉपिक्स हमको पढ़ना है ना। सबसे पहला जो टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ, कैसे वहां पर जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कुछ मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए जिससे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। फिर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब कि यूरोप में अदर कंट्रीज में, क्योंकि अभी तो फ्रांस से शुरुआत हुई, फिर अदर कंट्रीज में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई और इसमें रिवॉल्यूशंस का क्या रोल है। तो एक पूरा टाइम हम देखते हैं 1830 से 1848 तक कि कैसे पूरे यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, उन सारे रिवॉल्यूशंस की स्टोरी हम यहां पर पढ़ेंगे। देन उसके बाद जर्मनी और इटली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यह भी इस फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट का एक एग्जाम्पल है कि कैसे धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट्स में चेंज आ रहा था। और आखिरी में हम ये पढ़ते हैं कि जब लोग अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं नेशन के साथ, तो कैसे नेशन को विजुअलाइज कराया उस समय के आर्टिस्ट्स ने, कैसे उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई किया, है ना। और लास्ट में आता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की, कैसे इस नेशनलिस्ट फीलिंग का फायदा उठा रहे हैं मोनार्क्स और वो अपने इंपीरियलिस्ट गोल फुलफिल कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पूरी यूरोप की हिस्ट्री हमें इससे पता चलती है कि कैसे वहां पर डिफरेंट नेशंस का फॉर्मेशन हुआ है और वहां के लोगों में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई है। फिर इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना। ये हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये इंडिया के बारे में है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे महात्मा गांधी इंडिया आए, सत्याग्रह क्या होता है और उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट्स इंडिया में चलाए, है ना। फिर इसके बाद हम आते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस चैप्टर में मेनली 2 मूवमेंट पर फोकस किया गया है, एक है नॉन कोऑपरेशन और दूसरा है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन 2 मूवमेंट पर फोकस किया गया है पूरा का पूरा, है ना। लेकिन इन दोनों मूवमेंट्स के बीच में बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें हर किसी के लिए स्वराज का मीनिंग सेम नहीं था। वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस में भी हम देखेंगे कि हर एक ग्रुप में जो लोग हैं उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, उसके क्या रीजंस थे। जब इन दोनों मूवमेंट को हम डिटेल में समझ लेंगे कि भाई इनके लिमिटेशंस क्या थे, कैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुए, कैसे खत्म हुए, उसके बाद आखिरी में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप हुआ इन मूवमेंट्स के कारण। या फिर एक और प्रोसेस है कल्चरल प्रोसेस, जिसके थ्रू भी लोगों में नेशनलिज्म का एक आइडिया डेवलप हुआ, है ना। तो ये दोनों आइडियाज हम पढ़ेंगे कहां पर, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में। लेकिन इस चैप्टर से हमें क्या आना है, मैप। हिस्ट्री में आपको सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया से ही मैप पूछा जाता है और ये हमें मैप आइटम्स याद रखने हैं। आपको 2 मार्क्स का मैप आएगा हिस्ट्री से और ये जो यहाँ पर 9 लोकेशंस दी हुई हैं, इन्हीं 9 लोकेशंस में से कोई एक आपको पूछी जाएगी, है ना। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस पूछे जाते हैं, कैलकाटा, नागपुर एंड मद्रास, और सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो ये 2 हैं,
कैलकाटा सेशन सितंबर 1920 एंड नागपुर सेशन दिसंबर 1920। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, है ना। तो याद रखना है भाई, ये 2 सेशन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और वो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे कि कैलकाटा मार्क करो या नागपुर मार्क करो। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि मार्क द प्लेस ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड ए सेशन इन सितंबर 1920। ठीक है, तो ये 3 कांग्रेस के सेशन। इसके अलावा ये सारे प्लेसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सबसे पहला चंपारण बिहार में, जहां महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था। ठीक है, तो आपको यहां पर सेम फिर से वही होगा कि आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली पूछेंगे, प्लेस वेयर महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिगो प्लांटर्स। सीधे, ठीक है। यहां पर दूसरा पॉइंट आता है गुजरात में खेड़ा, जहां पर पीजेंट्स के लिए महात्मा गांधी ने मूवमेंट चलाया। अहमदाबाद, जहां कॉटन मिल वर्कर्स के लिए मूवमेंट चलाया। अमृतसर, जहां पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, है ना। ये बहुत ही ज्यादा एक दुखद घटना थी हमारे यहाँ की, कैसे ब्रिटिशर्स ने बिना किसी वार्निंग के फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसमें कितने सारे लोग मारे गए, है ना। देन चौरी चौरा, जिस इंसिडेंट के कारण महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। एंड दांडी, जहां से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो ये 9 लोकेशंस आपको पूछी जा सकती हैं, इन्हीं में से कोई 2 आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैप आता है आपको हिस्ट्री में सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया से, हिस्ट्री के किसी और चैप्टर से हमें मैप नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, इसमें आपको पूरे वर्ल्ड का नॉलेज होगा कि कैसे सारे ये वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहां पर हम इंडिया की भी स्टोरी पढ़ेंगे, अफ्रीका की भी स्टोरी पढ़ेंगे, यूरोप की भी पढ़ेंगे, अमेरिका की भी पढ़ेंगे। मतलब हम उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके कारण ये पूरा वर्ल्ड इंटरलिंक हुआ है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना। सबसे पहले हम इसमें 15th सेंचुरी तक क्या हुआ, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि हम पढ़ेंगे 15th सेंचुरी तक कि 15th सेंचुरी के पहले कैसे कनेक्शंस थे, कैसी इंटरलिंक्स थी। फिर 16th एंड 17th सेंचुरी का पढ़ेंगे। देन 19th सेंचुरी पर आएंगे कि 19th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन देखो 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है 1801 से और खत्म होती है 1900 पर, लेकिन यहाँ 1815 से 1914 लिया। क्यों? क्योंकि ये वो ईयर है जब नेपोलियनिक रूल खत्म हुआ और ये वो ईयर है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, है ना। तो इस बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, चूंकि यूरोप में हुए, है ना, यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री हम जानते हैं, है ना। तो इसीलिए 19th सेंचुरी में ये वाला टाइम ड्यूरेशन लिया गया है। देन इंटर वॉर इकोनॉमी, कि जब वॉर चल रही है उस समय इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और जब वॉर खत्म हुई तो कैसे वापस से रीबिल्ड किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, है ना। तो इसको हम द पोस्ट वॉर एरा भी कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना तो हमारा नॉलेज बहुत इंक्रीज होगा। अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हमको इस चैप्टर से मिलता है। फिर आते हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। ये जो चैप्टर है इसमें हम फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे फैक्ट्रीज आना स्टार्ट हुई, लेकिन उससे पहले शुरुआत क्या होती है, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या कंडीशंस थी, है ना। फिर जब हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये पढ़ लेते हैं कि फैक्ट्रीज आना स्टार्ट हो गई हैं, तो फिर ये जो लेबर है, हैंड लेबर और स्टीम पावर यानी मशीन, इन दोनों के बीच में क्या कंपटीशन चल रहा है, लोग इसको चेंज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसके बारे में डिबेट होगा इस वाले पोर्शन में। फिर आते हैं कि कॉलोनीज में, यानी कि इंडिया में हम कॉलोनाइजेशन हो चुका था, तो कॉलोनीज यानी हम इंडिया वाला पोर्शन पढ़ेंगे कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे यहां पर फैक्ट्रीज आई और कैसे अजीब तरीके से, पेक्युलैरिटीज है, मतलब बहुत अजीब तरीके से हमारे यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। ठीक है, और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस इंडस्ट्रीज में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको मार्केट में बेचा जा रहा है, क्या टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे किया जा रहा है,
मेनली उस पर फोकस किया जाएगा हमारे इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में। और हमारा लास्ट चैप्टर आता है इसमें प्रिंट कल्चर, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें हम ये समझते हैं कि भाई ये जो वर्ल्ड में चेंजेस हमने देखे, कैसे बहुत सारे चेंजेस हुए यूरोप में भी और इंडिया में भी, और उसमें प्रिंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो हम प्रिंट की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, है ना। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर कैसे ये चाइना से यूरोप गया तो प्रिंट कम्स टू यूरोप, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर रेवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब एकदम से रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, बहुत तेजी से प्रिंट का जो रोल है वो लाइफ में बढ़ गया लोगों की, बहुत सारी बुक्स प्रिंट होने लगी, है ना। तो प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में और उसका इम्पैक्ट क्या था, और कैसे लोगों में पढ़ाई के लिए एक तरीके से पागलपन है, कैसे एंटरटेनमेंट का मेन सोर्स बन गया ये प्रिंटेड मटेरियल, इसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर 19वीं सेंचुरी, ये देखो हर जगह 19वीं सेंचुरी पर बार बार फोकस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए इस 19वीं सेंचुरी में। तो प्रिंट के कारण 19वीं सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां तक तो हम ये देखते हैं कि भाई पूरे यूरोप में क्या चल रहा है। फिर हम इंडियन हिस्ट्री पर आ जाते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, कि कैसे प्रिंट के कारण इंडिया में चेंजेस आना स्टार्ट हुए। सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से आता है रिलीजियस रिफॉर्म्स, है ना। ये प्रिंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन रिलीजियस रिफॉर्म्स में, क्योंकि पब्लिक डिबेट्स हो रहे थे और उन पब्लिक डिबेट्स के कारण हमारे यहाँ जो सोशल इल्स थे, वो बहुत सारे सोशल इल्स खत्म हो रहे थे, ठीक है। एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, कि भाई प्रिंट में भी कहानियां भी हैं, पोएट्री भी है ना, ऑटोबायोग्राफीज भी हैं, ये सारी चीजें, ये न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिंट, क्या क्या चीजें प्रिंट हो रही थी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब के बारे में यहाँ पर इस पोर्शन में अपन पढ़ेंगे, है ना। एंड प्रिंट एंड सेंसरशिप, इसमें ये बताएंगे कि कैसे प्रिंट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे लोगों की सोच में डिफरेंस आ रहा है भाई। रिवोल्यूशन करने की सोचने लगे लोग, क्योंकि उनके पास नए नए आइडियाज पहुंचने लगे हैं, है ना। तो इस आखिरी पोर्शन में हम सेंसरशिप कैसे लगाई गई, कैसे प्रिंट को रोकने की कोशिश की गई, खासतौर से इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमने ये देखा कि 5 चैप्टर्स पढ़ना है। लास्ट ईयर तक कोविड था, कोविड में ना प्रिंट कल्चर था, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इन दोनों में से एक ऑप्शन होता था कि दो में से कोई एक पढ़ना है। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए 5 चैप्टर्स कंपलसरी हैं और इन 5 चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। मतलब हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। तो ये 5 चैप्टर्स पर हमें मेहनत करनी है, बहुत डिटेल में हम इन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, बहुत मजा आने वाला है इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने में, ठीक। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं, जियोग्राफी। सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 20 मार्क्स हिस्ट्री के लिए है, 20 मार्क्स जियोग्राफी के लिए। तो जियोग्राफी में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया हुआ है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन, है ना। तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस किस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं, उनके बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक। फिर डेवलपमेंट कैसे होगा रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में हर्डल्स क्या क्या हैं, हमारी क्या क्या गलतियां रही हैं जिनके कारण हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से की जाती है इंडिया में, ठीक है, और कंजर्वेशन कैसे किया जाए, रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए, इस पोर्शन पर हमारा फोकस रहेगा। कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पोर्शन भी हमको पढ़ना है। फिर इसमें से जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, लैंड एंड सॉइल, ठीक है। इन दोनों को हमको पढ़ना है, ठीक है, लैंड एंड सॉइल। यहां पर हम सॉइल पढ़ेंगे और लैंड पढ़ेंगे। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, है ना। तो लैंड रिसोर्सेज में भी क्या, लैंड यूटिलाइजेशन कि किस किस तरीके से हम लैंड यूज कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। फिर पर्टिकुलरली इंडिया में हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, उसका डेटा यहां पर हम पढ़ेंगे, है ना। और लैंड डिग्रेडेशन किन कारणों से हो रहा है और उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, उसके मेजर्स, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम कैसे कंजर्व करें, है ना। सिमिलरली सॉइल के साथ भी यही है, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल नहीं होगी तो फसल ही नहीं उगेगी, है ना। तो सॉइल में भी हमें इसका क्लासिफिकेशन, यहाँ से मैप भी आता है, देखिए मेजर सॉइल टाइप्स आते हैं मैप में अपन को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले से मैप में लोकेट होगा, कोई एक एरिया, शेडेड एरिया दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि भाई कौन से टाइप की सॉइल इस एरिया में मिलती है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, है ना, ठीक है। अब इस चैप्टर में से हटाया क्या गया है, वो बॉक्स इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ते थे, ठीक है, सिर्फ वो बॉक्स इंफॉर्मेशन यहां से हटाई है, बाकी इस चैप्टर से ऐसा कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो अपन को ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ इसमें जो बॉक्स इंफॉर्मेशन है लास्ट में सॉइल वाले पोर्शन में, उसको छोड़कर। सेकंड चैप्टर इसका जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना, बहुत छोटा सा पोर्शन हमको इसको पढ़ना है, वो भी कंजर्वेशन वाला मेनली, है ना। बाकी का इसके कंजर्वेशन से पहले का जो पूरा पोर्शन है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, फ्लोरा फोना में अपन पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप की स्पीसीज हैं, है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, ये सारा जो पोर्शन है ये हटा दिया गया है। ना हमें एशियाटिक चीता जो एक्सटिंक्ट हो चुका है उसके बारे में, हिमालयन यू के बारे में, किसी इन सबको हमको नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ जो कंजर्वेशन वाला पोर्शन है, उस कंजर्वेशन वाले पोर्शन से आगे तक जो पूरा दिया है, उसमें भी जो कम्युनिटीज का रोल है कंजर्वेशन में, जिसमें हम चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं और कुछ अदर इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन और उसके बाद वाला पोर्शन अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है, बाकी का चैप्टर अपन को यहाँ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा पोर्शन है इस चैप्टर का, बहुत जल्दी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड चैप्टर आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में पूरा का पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है कि वाटर स्कैरसिटी क्या होती है, ठीक है, हमें इसको कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, हर बार कंजर्वेशन पर ही फोकस है, कैसे मैनेज कर सकते हैं कि कंजर्व करें। लेकिन इस पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, यानी कि रिवर्स पर जो डैम्स बनाए गए हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को, है ना। तो इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कई सारे मेथड्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अपन ये देखेंगे कि जो राजस्थान में जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो क्या होती है, इसके अलावा हिमालयाज़ में जिस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है ना। तो कुछ एंशियंट मेथड्स जो हमारे यहाँ चलती आ रही हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अच्छे तो हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसीलिए हम जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो भी सीखेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है और इस वाटर स्कैरसिटी की परेशानी से बच सकते हैं। फिर आते हैं इसमें लिस्ट ऑफ मैप्स पर। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मैप क्वेश्चन आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, सलल डैम, भाखरा नंगल डैम, तेहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड, नागार्जुन सागर एंड तुंगभद्रा, ये सारे डैम्स के नाम हैं और इनको आपको लोकेट करना होगा मैप पर। आप एक प्रैक्टिस करने के लिए एक मैप लें, उस पर इन रिवर्स को मार्क करें, और या रिवर्स मार्क नहीं करनी तो सिर्फ आप लोकेशन मार्क कर लीजिए स्टेट वाइज, जिसमें आपको दिख जाए कि भाई कौन से स्टेट में कौन सा डैम है और उसकी लोकेशन क्या है। तो एक पॉलिटिकल मैप खरीदिएगा जिसमें स्टेट्स की बाउंड्रीज दिख रही हूँ और उसमें ये मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे कि भाई फार्मिंग किस किस तरीके से की जा सकती है ना, जैसे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न में क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से सीजन्स में हम फसल उगा सकते हैं, है ना। तो इसमें रबी सीजन, खरीफ सीजन, ज़ैद सीजन, है ना, इन सारी क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। इसमें से कुछ पोर्शन हटाया गया है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट है फूड सिक्योरिटी में,
वो ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वो वाला पार्ट जो है यहां से हटा दिया गया है। लेकिन यहां पर हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी क्रॉप्स कौन से सीजन में प्रोड्यूस की जाती हैं और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, ये यहां पर हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। एक टेबलिक फॉर्म में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से इसको हम याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैप। मैप में हम क्या देख रहे हैं, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें हम जानते हैं कि भाई नॉर्दर्न पार्ट जो है हमारी कंट्री का, वहां पर व्हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सदर्न पार्ट में राइस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर ये सिमिलरिटी एक जैसी नहीं है। नॉर्थ में ऐसा नहीं कि सब जगह व्हीट ही सब बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है, तो वो हमको देखना है यहाँ पर कि मेजर राइस प्रोड्यूसिंग और मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से। इसके अलावा वैसे ही मेजर प्रोड्यूसर्स किस किस का देखना है हमको, कौन कौन सी है, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर एंड कॉटन एंड जूट। कौन कौन सी स्टेट्स में, है ना, ये पर्टिकुलरली स्टेट वाइज हमें डेटा देखना है कि कौन सी स्टेट्स में ये वाली जो क्रॉप्स हैं ये ज्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये डेटा मैप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ चैप्टर है जो जियोग्राफी का, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, है ना। ये लास्ट ईयर हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था, हमारे सिलेबस में इस साल फिर से इसको ऐड किया गया है, लेकिन इसमें भी हमें बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी चीजें, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स जो हैं वो कहाँ पर अपन को मिलते हैं, है ना। कौन कौन से मिनरल्स की बात की है इसमें इन्होंने, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड रॉक मिनरल्स, ठीक है। इन सारे टाइप इसमें अब अंदर फर्दर हर एक की कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी में कुछ नंबर ऑफ मिनरल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि फेरस में आयरन पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही हर एक में अपन डिटेल में अंदर एक एक पढ़ेंगे कि भाई कौन सा मिनरल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। फिर कंजर्वेशन, देखो भाई फिर से आया, जियोग्राफी में हर चैप्टर में हम देख रहे हैं कंजर्वेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इन मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं तो इन मिनरल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं एनर्जी मिनरल्स, है ना, कोल, पेट्रोलियम, है ना, इन सब के बारे में। तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो भी पढ़ना है, और इसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। यानी कि इसमें हम थर्मल पावर, इसमें हम सोलर पावर, विंड पावर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम कोल, पेट्रोलियम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। 2 बार आएगा कंजर्वेशन, एक बार सभी मिनरल्स के लिए कॉमनली, और एक बार पर्टिकुलरली एनर्जी मिनरल्स के कंजर्वेशन के लिए हम पर्टिकुलरली यहाँ पर फिर से इसको पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारे अपन को मैप में लोकेशंस याद करनी है। कौन कौन सी लोकेशन, सबसे पहले आयरन ओर माइंस, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा मयूरभांज, दुर्ग, बेलाडीला, बेलारी और कुद्रमुख, ये माइंस हैं जहां से आयरन ओर निकलता है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगी, ठीक। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, कोल माइंस। कोल माइंस में कौन सा आ जाएगा, रानीगंज, बोकारो, तिलचर और नियावेली, ठीक है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगी। देन ऑयल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिग्बोई, नाहरकटिया, मुंबई हाई बेसिन, कलोल और अंकलेश्वर, है ना, ये सारी ऑयल फील्ड्स हैं जहां से हमको पेट्रोलियम वगैरह मिल रहा है, ठीक है। और लास्ट में ये थर्मल पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर। अब थर्मल पावर प्लांट्स देखोगे तो बहुत सारे इंडिया में, 300 से ज्यादा है ना, सारे नहीं पढ़ने, उन 300 में से आपको सिर्फ ये 3 की लोकेशन याद रखनी है, नामरूप, सिंगरौली, रामगुंडम, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी 6 हैं, लेकिन हमें 4 याद करने हैं, नरोरा, काकरापारा, तारापुर एंड कलपक्कम, ठीक है। सिर्फ ये 4 लोकेशंस हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अपन को याद करने, इनकी लोकेशन याद करनी है, क्योंकि ये अब आपको लोकेट करने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है ना, लोकेट करने के लिए आपको ये आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमें सारी इंडस्ट्रीज का डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसमें से ना जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था वो हटाकर सिर्फ आपको इनकी लोकेशन वगैरह के बारे में याद रखना है,
ठीक है, जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं वो याद रखना है, लेकिन आपको क्या हटा दिया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हटा दिया, जूट टेक्सटाइल हटा दिया, शुगर इंडस्ट्री। अब यही 3 बताई गई थी और इन तीनों को एक्सक्लूड कर दिया गया। मतलब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना इनके बारे में, सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। सिमिलरली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में भी किया गया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हटा दिया गया है, सीमेंट इंडस्ट्री हटा दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी की इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में इन दोनों को छोड़कर बाकी की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर देन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। जब क्योंकि इंडस्ट्रीज जहां आएंगी वहां एनवायरमेंट को नुकसान होता है, तो कैसे पोल्यूट कर रही है ये एनवायरमेंट को, वो भी पढ़ना होगा, और कैसे हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा डेटा आएगा हमारे पास, वो पूरा डेटा हमें याद रखना है, साथ ही इसमें मैप भी हमें याद रखना है। यहाँ से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको लोकेट करने के लिए आ सकते हैं, तो ये 8 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिए हुए हैं। इंडिया की टॉप नॉच सिटीज़ हैं, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। तो इनको याद करने में मेरे ख्याल से आपको लोकेशन ऑलरेडी इनकी मालूम है। बस आपको ये याद रखना है कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाए तो इन 8 लोकेशंस को अपन को मार्क करना है, इनमें से कोई ना कोई लोकेशन आपको पूछी जाएगी। ठीक, फिर आते हैं जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। क्या होती हैं लाइफ लाइन्स? रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। ठीक है, ये आ जाएंगे लैंड पर। फिर वाटरवेज एंड एयरवेज। ठीक है, तो ये जमीन की बात हो गई, पानी की बात हो गई और हवा की बात हो गई। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है कि ये क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई। और जैसे कि वाटरवेज में जो इंपॉर्टेंट आता है मेजर सी पोर्ट्स, सी पोर्ट्स के बारे में आपको इनकी लोकेशन भी मार्क करने के लिए आएगी, मैप में भी आएगा। ठीक है, एयरवेज में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसका अपन को ये इंपॉर्टेंस पढ़ना है कि भाई ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, फिर लास्ट में कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एंड टूरिज्म से तो बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इन्हीं को हम मैप पे भी देखेंगे, मेजर सी पोर्ट्स को। ये सारे जो मेजर सी पोर्ट्स हैं ये हमें लोकेट करने के लिए आ सकते हैं। तो ये सारे मेजर सी पोर्ट्स कांडला, मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया, ये सारे अपन को मैप पर मार्क करना है। इनकी लोकेशन हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के भी नाम से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ये नहीं पूछेंगे कि अमृतसर कहाँ है, अमृतसर एयरपोर्ट मार्क कीजिए। राजा संसी एयरपोर्ट पूछेंगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये दिल्ली में है। ठीक है ना, तो ये हमारे आखिरी चैप्टर में 2 मैप्स, एक सी पोर्ट्स वाला और एक एयरपोर्ट वाला, ये 2 मैप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमारा जियोग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो जियोग्राफी में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर फिर से ऐड हो गया है, लेकिन उसका पूरा पोर्शन नहीं पढ़ना, कंजर्वेशन वाला पोर्शन पढ़ना है। वाटर रिसोर्सेस फिर से ऐड हो गया है और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस फिर से ऐड हो गया है। तो कुछ चेंजेस हैं यहाँ, बहुत मेजर चेंजेस हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, वो है सिविक्स। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें यही लगता है, सिविक्स, है ना। तो सिविक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होती है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। और 2 स्टोरीज से, बेल्जियम की स्टोरी और श्रीलंका की स्टोरी, कैसे श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म और बेल्जियम में एकोमोडेटिव पॉलिसीज अडॉप्ट की गई, है ना। फिर इसके बाद जो टॉपिक है कि हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर हम इसके मॉरल रीज़न और प्रूडेंशियल रीजंस के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में किस किस तरीके से, है ना, यानी कि फॉर्म्स, कौन कौन से तरीकों से पावर शेयर की जा सकती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म में सबसे पहले डेफिनेशन। जब डेफिनेशन पढ़ ली, कौन कौन से फीचर्स हमें एक फेडरल कंट्री में मिलते हैं वो पढ़ लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, मतलब इंडिया में क्या वो सारे फीचर्स हैं कि नहीं
जो फीचर्स हम फेडरलिज्म के बताते हैं वो सारे फीचर्स हम यहां देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में तो फेडरलिज्म है, लेकिन क्या वो इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है कि नहीं, उसके बारे में। और लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से कोई भी चीज आपको हटाई नहीं गई है। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म कंप्लीट चैप्टर पूरा आपको आना है, ठीक है। फिर एक चैप्टर हुआ करता था डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि जो सोशल डिविजन्स हैं उनका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जेंडर डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिलीजियस डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और फिर कास्ट डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें भी सब टॉपिक्स होते हैं। कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं भाई? अब जेंडर डिवीजन में क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, मतलब कि कैसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है उसके बारे में। एंड विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनको जो सीट्स नहीं मिल रही हैं लोकसभा में और विधानसभा में और उनको विमेन को रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है लोकसभा और विधानसभा में, क्योंकि लोकल बॉडीज में तो रिजर्वेशन है लेकिन स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर इनको रिजर्वेशन नहीं है, लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन नहीं है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। रिलीजन में हम क्या पढ़ते हैं? कम्युनलिज्म के बारे में, क्योंकि रिलीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कम्युनलिज्म के थ्रू ही होता है। इसमें से पहले कुछ इमेजेस डिस्क्राइब करने के लिए आ सकती थी, लेकिन आपको पेज नंबर 46, 48 और 49 पर जो इमेजेस दी हुई हैं अब वो इमेजेस हटा दी गई हैं, ठीक है ना। क्लियर है? ये सिर्फ इमेजेस हटाई गई हैं, बाकी चीजें आपको पूरा थ्योरी पूरा पढ़ना है। वैसे ही कास्ट एंड पॉलिटिक्स में भी हमको थ्योरी पूरा पढ़ना है, कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, कैसे पॉलिटिक्स कास्ट को अफेक्ट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। यहां से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, सोचने की ताकत हमारी डेवलप होती है। देन नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, जो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इसमें नेपाल की स्टोरी दी गई थी और उसके थ्रू समझाया गया था कि कैसे स्ट्रगल्स के थ्रू और मूवमेंट्स के थ्रू हम डेमोक्रेसी रीस्टैब्लिश कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा हटाया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। सभी लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि भाई बीजेपी कब बनी, कांग्रेस कब बनी, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सब हमें इस चैप्टर में जानने मिलेगा, है ना। तो लेकिन इसकी जरूरत क्यों है, पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी, वो भी हम यहां जानेंगे, ठीक। और कौन कौन सी पार्टीज हैं इंडिया में, कितनी होनी चाहिए, कितनी नेशनल पार्टीज हैं, कितनी स्टेट पार्टीज हैं, और ये पार्टीज क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, इनके बारे में हमें जानकारी यहां पर मिलेगी, ठीक है ना। और पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, रिफॉर्मेशन वाला, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज में, बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं उसके कुछ सजेशंस यहां पर हैं, और कुछ जो ऑलरेडी रिफॉर्म्स हो चुके हैं उनके बारे में भी हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक। लास्ट चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, देखने में तो बहुत बड़ा लगता है लेकिन पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कि भाई हम डेमोक्रेसी से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं और एक्चुअली में डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल कंडीशन दोनों चीजें अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस लिखे हुए हैं डेमोक्रेसी के, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, कि अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ना। तो ये सारे क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब हम जो थ्योरी एक आइडियल एक हमने जो बना के रखा है वो भी पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इस चैप्टर में हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर एक और चैप्टर हुआ करता था आपका चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्ट, सॉरी चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी। ये चैप्टर भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर हमारा सिविक्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। अब बचा क्या, इकोनॉमिक्स, ठीक है, छोटा सा है, 4 ही चैप्टर्स आने हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। 5वां जो चैप्टर है आपका कंज्यूमर राइट्स, वो आपको प्रोजेक्ट वर्क की तरह है, थ्योरेटिकली उसको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई ये। डेवलपमेंट में आप ये सोचेंगे कि ये होता क्या है, हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है ना।
तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है, तो हम वो सारे डिफरेंट लोगों के लिए क्या क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर कुछ कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्री के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है और कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, है ना। तो कैसे कंपेयर करते हैं, जनरली इनकम को हम देखते हैं कि इनकम बहुत अच्छा एक क्राइटेरिया होता है कंपेयर करने के लिए, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस भी अपन यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि भाई डेवलपमेंट तो है लेकिन वो सस्टेनेबल हो, ऐसा नहीं कि अभी तो डेवलपमेंट हो रहा है बाद में नहीं हो पाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भाई सस्टेनेबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट में, तो यहां से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से ये एक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी में और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, है ना, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, है ना, और इसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब इसमें डिटेल में है बहुत सारा, इनको कंपेयर भी किया गया है, डिफरेंसेस भी बताए गए हैं। ये समझ में आ रहा है कि यहां पर हम इकोनॉमी को एक तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते, कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर हमें जीडीपी क्या होती है, कैसे सेक्टर्स में चेंज आ रहा है इंडिया में, ये सारी जानकारी अपन को इस चैप्टर से मिलेगी, ठीक है। तो जीडीपी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो आपको यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस चैप्टर में, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर जो है मनी एंड क्रेडिट, मनी क्या होती है, क्रेडिट क्या होता है, और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या हैं, पहले किस तरीके की मनी हम यूज करते थे, क्रेडिट कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रेडिट सिचुएशंस को, ये सारे पॉइंट्स हम यहां पर पढ़ेंगे। और पुअर्स जब क्रेडिट उनको नहीं मिल पाता है पुअर्स के लिए, तो गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब इसका आता है लास्ट चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें मेनली हम ग्लोबलाइजेशन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन में जो एमएनसीज का रोल था, तो उन एमएनसीज ने कैसे ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करी उसके बारे में मेनली इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। और चूंकि ये एमएनसीज क्या कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, है ना, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसका क्या काम है, ये सारे टॉपिक्स यहां पर कवर करेंगे। ये भी हमें जैसे हिस्ट्री में एक मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, वैसे ही यहां पर ग्लोबलाइजेशन से हमको ये समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड के थ्रू हम डिफरेंट कंट्रीज को एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। तो ये हमारा पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया। और 10th क्लास में हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस दिखे इस बार, हमें उन सारे चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कंज्यूमर राइट वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ कैसे आना है, आपको प्रोजेक्ट वर्क की तरह ही आना है, तो इसको अपन को थ्योरेटिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप एज अ प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट के लिए आपको टॉपिक्स दिए हैं, उसमें से एक कंज्यूमर राइट्स है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ जो जानकारी शेयर की वो आपको कैसी लगी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आगे जो वीडियोस आने वाले हैं उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये सारे जो कोर्सेस हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, इन सारे कोर्सेज की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।